तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इस लेक्चर में आज का टॉपिक है कूलम्ब फोर्स फॉर कंटिन्यूअस चार्जेस। तो जब कूलम्ब फोर्स हमने इंट्रोड्यूस किया था तो कूलम्ब फोर्स का जो फॉर्मूला हमने लिखा था F इज इक्वल टू के Q1 Q2 R स्क्वायर, और इसमें ये बताया गया था, ये बोला गया था कि जो Q1 Q2 हैं वो पॉइंट चार्जेस हैं। तो पॉइंट चार्जेस के लिए फॉर्मूला वैलिड होता है, लेकिन अगर कंटिन्यूअस चार्जेस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर रॉड है, रिंग है, डिस्क है, स्फेयर है, अगर इस तरीके का कुछ है तो उस केस में उन कंटिन्यूअस चार्जेस में हमें एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे, और उन एलिमेंट्स के लिए यहाँ पर ये कूलम्ब्स लॉ का ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फिर हमें इंटीग्रेशन टेक्निक का यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर कंटिन्यूअस चार्जेस हैं तो उसके लिए वी हैव टू यूज़ सम इंटीग्रेशन टेक्निक्स। तो जिस तरीके से सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इन सब की कैलकुलेशन में हम एलिमेंट्स लेके इंटीग्रेट किया करते थे, तो एलिमेंट्स यहाँ पर लेंगे और कुछ इंटीग्रेशन करके हम फोर्सेस निकाल पाएंगे। तो कंटिन्यूअस चार्जेस के कंसेप्ट को समझने के लिए कुछ एक प्रॉब्लम्स हम यहाँ पर ले रहे हैं। उन प्रॉब्लम्स के थ्रू हम यहाँ पर सीखेंगे कि कैसे कूलम्ब्स लॉ को यहाँ पर अप्लाई किया जाए। तो सपोज़ इस एग्जांपल में यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है और यहाँ पर एक थिन रॉड है। इस थिन रॉड में लेंथ L और इस पर टोटल चार्ज Q है जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑन दिस लेंथ। इनके बीच में क्या फोर्स लगेगा ये पूछा जा रहा है। तो ऑब्वियस है कि ये तो एक पॉइंट चार्ज की तरह है, लेकिन ये एक पॉइंट चार्ज नहीं है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, कंटिन्यूअस चार्ज है। तो इसमें हमें एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे। तो सपोज़ मैं एलिमेंट इसमें इस तरीके से लेता हूँ कि ये जो चार्ज है, इस चार्ज से आगे x डिस्टेंस गए और x डिस्टेंस जाने के बाद में मैंने यहाँ पे ये dx लेंथ कट कर लिया। तो जो मैंने यहाँ पे dx लेंथ यहाँ पे कट किया है, इस dx लेंथ पे जो चार्ज यहाँ पर हमको मिल रहा है, उस चार्ज को पॉइंट चार्ज एज्यूम कर सकते हैं और इसके बीच में फोर्स लिख सकते हैं। तो इसके और इसके बीच में फोर्स लिख लेंगे। इसी तरीके से इसके और भी यहाँ पे सारे एलिमेंट्स हैं। तो जो भी एलिमेंट्स यहाँ पे लेते जाएंगे तो उन एलिमेंट्स और इसके बीच में फोर्स यहाँ पर लिखते जाएंगे और उनको ऐड करते जाएंगे। तो ऑब्वियस है कि वो एडिशन एक डायरेक्ट एडिशन तो नहीं हो सकता है, तो हमें एडिशन करने का मतलब है वी हैव टू इंटीग्रेट। तो इसके और इसके बीच में फोर्स लिखा और ऐसे फोर्सेस को हम ऐड करेंगे यानी कि इंटीग्रेट करेंगे। आप देख सकते हो कि इसके और इसके बीच में जो फोर्स लगेगा, अगर मैं इस पे फोर्स की बात करता हूँ तो कुछ इस तरीके के डायरेक्शन में लगेगा ये फोर्स। इस तरीके से ये जो एलिमेंट लेंगे इस पे भी इसी डायरेक्शन में लगेगा, ये जो एलिमेंट लेंगे इस पे भी इसी डायरेक्शन में लगेगा। तो सभी पे जो फोर्सेस लगेंगे वो एक ही डायरेक्शन में होंगे। तो इन सारे फोर्सेस को आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, उनमें आपको कोई कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मान लीजिए कि अगर कोई फोर्स इस तरीके से लगता है और कोई फोर्स अगर ऐसे लगता, सपोज एक DF ऐसे होता और एक DF अगर ऐसे होता, फिर आप यहाँ पे DF प्लस DF डायरेक्टली नहीं कर सकते। फिर आपको कंपोनेंट्स वाइज इसको ऐड करना पड़ेगा, एक्स कंपोनेंट अलग से ऐड करने पड़ेंगे, वाई कंपोनेंट अलग से ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर के आप नेट फोर्स निकाल सकते हो। तो यहाँ पे क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स हैं सब पे फोर्सेज एक ही डायरेक्शन में हैं, तो हमें इस तरीके का सोचना नहीं पड़ेगा। क्योंकि दो वेक्टर अगर एक डायरेक्शन में होते हैं, अगर ए और बी दो वेक्टर्स हैं, तो सिंपली इनके मैग्नीट्यूड को ऐड कर सकते हो आप और नेट बता सकते हो कितना फोर्स लगेगा। लेकिन अगर उट पटांग डायरेक्शन में कैसे भी हैं यहाँ पर ये, तो उस केस में आप डायरेक्ट नहीं बता सकते। आप सभी के एक्स कंपोनेंट को अलग से जोड़ के बताते हो कि आई कैप में इतना आ रहा है, सभी के वाई कंपोनेंट्स को अलग से जोड़ते हो, फिर बताते हो कि वाई में या जे कैप में इतना आ रहा है। तो वो अलग अलग ऐड करना पड़ता है। तो अलग अलग ऐड करने का मतलब अलग अलग इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन उस तरीके की नहीं है। तो मैं DF का एक्सप्रेशन यहाँ लिखता हूँ। तो DF जो है वो फोर्स है इन दोनों चार्जेस के बीच में। तो ये जो चार्ज है, फिलहाल मैं इस चार्ज को यहाँ पे नाम देता हूँ DQ चार्ज। सपोज़ इस एलिमेंट पे जो चार्ज है वो चार्ज यहाँ पर DQ के बराबर है। तो K ये स्मॉल q और D इसको मैं कैपिटल Q बोल देता हूँ क्योंकि इसके चार्ज को कैपिटल Q से रिप्रेजेंट किया गया। तो D कैपिटल Q, और इस चार्ज और इस चार्ज के बीच में गैप कितना हो जाएगा, तो x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर जो DQ है, DQ की वैल्यू हमें यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। तो जो चार्ज है वो कितने लेंथ पे है, DX लेंथ पे। तो टोटल चार्ज यहाँ पे कितना है, Q कितनी लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, L लेंथ पे, तो Q/L। उसको मैंने DX से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यूनिट लेंथ पे चार्ज हो गया, उसको मैंने इस लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस लेंथ पे कितना चार्ज है वो आ गया। ये जो Q/L है, इसको बहुत बार हम लैम्डा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम यहाँ पे बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। कुछ इसी तरीके का जब हम लोग सेंटर ऑफ मास या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह करते थे, तो वहाँ पे लीनियर मास डेंसिटी आती थी M/L, मास डिवाइड बाय लेंथ, इसलिए चार्ज डिवाइड बाय लेंथ आ रहा है इसमें। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी इट इज़। तो ठीक है, जो भी एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन को आप यहाँ पे रख लोगे। तो DF, तो KQ, DQ किस जगह पे आप रखोगे, Q/dx/L को मैं इधर लिख लेता हूँ, और ये x स्क्वायर था। तो सारे टर्म्स यहाँ लिख दिए गए, आप इसको इंटीग्रेट कर लो, उससे नेट फोर्स आ जाएगा। x की प्रॉपर लिमिट हमें यहाँ लगानी पड़ेगी। तो x जो है वो यहाँ से इसके एलिमेंट्स के बीच का गैप है।
तो इसके सारे एलिमेंट्स हमको लेने हैं। तो पहला एलिमेंट यहाँ पर आपको तब मिलेगा जो आप x कितना ले लोगे, यहाँ से a डिस्टेंस ले लोगे, और लास्ट एलिमेंट आपको इस रॉड पे तब मिलेगा जब आप यहाँ पहुँच जाओगे, यानी कि यहाँ से x को कितना करना पड़ेगा, तो x को करना पड़ेगा a + l। तो जो x की लिमिट होगी वो a से स्टार्ट होकर के यहाँ पर पहला एलिमेंट और लास्ट में a + l पे लास्ट एलिमेंट मिलेगा। तो आसान से इंटीग्रेशन यहाँ पर ये जो कांस्टेंट टर्म्स हमको आप बाहर निकाल लो, k q q डिवाइड बाई l, ये पूरा कांस्टेंट टर्म हो गया इसमें, और dx/x² इसका इंटीग्रेशन करना है फ्रॉम लिमिट्स a to a + l। तो 1/x² का जो इंटीग्रेशन होता है वो -1/x होता है। तो k q q बाई l -1/x फ्रॉम a to a + l, माइनस वगैरह को और लिमिट्स को एडजस्ट करते हुए 1/a -1/a + l। थोड़ा और अगर और सॉल्व कर ले एलसीएम लेकर के, तो एलसीएम हो जाएगा a × a + l, a + l यहाँ पर होगा, -a होगा तो a ऊपर से कैंसिल हो जाएगा और l बचेगा, जो l बचेगा वो इस l के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल आंसर ऑन कैलकुलेशन, तो आसान से कैलकुलेशन की जा सकती है, k q q डिवाइडेड बाय a × a + l, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो जो चार्ज है वो इस पर जो फोर्स लगाएगा वो फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा, जो नेट फोर्स लग रहा है वो इधर की तरफ लग रहा है, और हम यही बोल सकते हैं कि जो रॉड है वो इस पर जो फोर्स लगाएगा वो भी उतने लगाएगा और वो इस डायरेक्शन में होगा, इक्वलेंट अपोजिट होगा। अब इसमें एक सबसे बड़ी मिस्टेक कई स्टूडेंट्स ये करते हैं कि वो इस रॉड को रिप्लेस कर देते हैं एक पॉइंट चार्ज से, और उस पॉइंट चार्ज को कहाँ पे कंसंट्रेटेड एज्यूम कर लेते हैं, इसके मिड पॉइंट पे। तो इसके मिड पॉइंट पे कंसंट्रेटेड एज्यूम कर लेते हैं, तो फिर अगर हम मिड पॉइंट पे इसको कंसंट्रेटेड एज्यूम कर लें तो a और यहाँ पे ये हो जाएगा l/2। तो एक तरीके से दो पॉइंट चार्जेस हो गए, q और कैपिटल Q, और डिस्टेंस हो जाएगा a + l/2। तो आप देख सकते हो कि डेफिनेटली वो आंसर तो नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो आप कभी भी इस तरीके का नहीं करेंगे कि चार्ज को सेंटर ऑफ चार्ज से यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। देयर इज़ नथिंग लाइक सेंटर ऑफ चार्ज, सेंटर ऑफ चार्ज नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, और कहीं कहीं पर इस तरह के कंसेप्ट अगर आएंगे भी तो वो टाइम टू टाइम बताए जाएंगे। आप इन जनरल ये मान के चलो कि देयर इज़ नो कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ चार्ज, देयर इज़ नो कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ चार्ज, ठीक है। इन जनरल यहाँ बात कर रहे हैं, कहीं कहीं पे इस तरह के कंसेप्ट आएंगे लेकिन बहुत ही लिमिटेड जगह पे आएंगे, लिमिटेड यूज़ होगा उसका, तो उसको वहीं पे बताया जाएगा। लेकिन यहाँ पर किसी तरीके का सेंटर ऑफ चार्ज का कोई कंसेप्ट है नहीं। और सेंटर ऑफ मास का जो कंसेप्ट होता है वो ऐसा नहीं कि एक बहुत बड़ा तीर है जो कि हर जगह चलाया जा सकता है। सेंटर ऑफ मास क्योंकि ये हमने पढ़ा हुआ है, तो अब हम इसमें एक कंक्लूजन सेंटर ऑफ मास के लिए भी मैं यहाँ पर डायरेक्टली बताने जा रहा हूँ। सेंटर ऑफ मास यानी कि मास को कहाँ पर आप अज्यूम करते हो, जो भी उसका सेंटर ऑफ मास होता है वहाँ पर आप मास को अज्यूम कर लेते हो कि वहाँ पे कंसंट्रेटेड है। तो मास को कंसंट्रेटेड मान करके हम जो सारी इक्वेशंस लिखते हैं, जैसे हम इक्वेशन क्या लिख देते हैं कि सिस्टम का जो नेट मोमेंटम है वो मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है। किसी सिस्टम पे अगर नेट फोर्स अगर मेरे को लिखना है एक्सटर्नल, तो वो हो जाता है मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये सारी इक्वेशन जो है वो ट्रांसलेशनल मोशन से रिलेटेड है। आप रोटेशनल मोशन को स्टडी नहीं कर सकते हो। अगर एक यहाँ पर एक स्फेयर दिया जाए, उस पर यहाँ फोर्स लगाया जा रहा है और उसका टॉर्क आपसे पूछ रहे हैं, और आप यहाँ पर सारे स्फेयर को इस पॉइंट पे कंसंट्रेटेड मान लो, तो फिर टॉर्क कैसे कैलकुलेट कर पाओगे। तो किसी भी तरीके का रोटेशन के लिए आप उसको सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेटेड एज्यूम नहीं कर पाओगे। अगर एक रॉड है सपोज, ठीक है, इस रॉड का अगर सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर पूछा जाए तो उसका आंसर आता है ml²/12, ठीक है, ये किया हुआ है हमने। अब अगर मैं इस रॉड को इसके सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेटेड अगर एज्यूम कर लूँ तो फिर तो सारा मास तो यहीं पर है, एक्सेस भी यहीं से पास हो रही, तो आंसर 0 आना चाहिए था। तो सेंटर ऑफ मास जो है वो हमें एक तरीके से किस में हेल्प कर पाता है, तो सेंटर ऑफ मास के जो भी चैप्टर्स हमने पढ़े हैं उसमें जो भी हमने ये रिजल्ट्स पढ़े हैं, तो ये रिजल्ट्स एक तरीके से ट्रांसलेशनल मोशन वाले रिजल्ट्स हैं। तो किसी भी बॉडी के मास को आप सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेटेड एज्यूम करके एनालिसिस कर सकते हो किस तरीके के मोशन के लिए, ओनली फॉर ट्रांसलेशनल मोशन। तो फॉर ट्रांसलेशनल मोशन ओनली आप सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट का यूज़ कर सकते हो। एफ एक्सटर्नल चाहिए तो मास किसका एक्सेलरेशन ढूंढोगे, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ढूंढोगे। सिस्टम का अगर नेट मोमेंटम चाहिए तो किसकी वेलोसिटी ढूंढोगे, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ढूंढोगे, ठीक है। तो ट्रांसलेशनल मोशन के लिए सेंटर ऑफ मास का यूज़ हो जाता है। इसके अलावा जब आप पोटेंशियल एनर्जी लिखते हो तो रेफरेंस लेते हो, और रेफरेंस से हाइट यहाँ पर किसके लेते हो, सेंटर ऑफ मास के। तो इन केसेस में भी सेंटर ऑफ मास हमारी हेल्प करता है।
लेकिन ऐसा नहीं कि अब हर एक जगह हमारी हेल्प करेगा। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में अगर हमारी ऐसी हेल्प करता है फिर तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर से पास होने वाले एक्सेस के बाद 0 हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं। ml² आंसर आता है इसका। इसके बाद नेक्स्ट सिचुएशन ले रहे हैं इसमें कि एक सेमी सर्कुलर रिंग है ये, और इसके पूरे पेरिफेरी के ऊपर यहाँ पर ये चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, और एक चार्ज यहाँ पर हमने रखा हुआ है जो कि सेंटर पर है, पॉइंट चार्ज। तो इन दोनों चार्जेस के बीच में हमें फोर्स निकालना है, कितना लगेगा। तो सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से या तो आप इस पर निकाल लो या फिर इसकी वजह से इस पर निकाल लो, बात बराबर होती है। तो मैं रिंग की वजह से इस पर फोर्स निकालने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ऑब्वियस है कि ये जो यहाँ पर रिंग है, ये रिंग एक पॉइंट चार्ज नहीं है, तो हमें कुछ एलिमेंट्स के फॉर्म में इसे ब्रेक करके फोर्सेस को एनालाइज करना पड़ेगा। तो क्योंकि यहाँ पर ये रोटेटिंग है, इसमें हम जो एलिमेंट्स लेंगे वो थीटा के टर्म्स में लेंगे, और अगर एक रॉड होती है तो रॉड में जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक्स डी एक्स वाई डी वाई के फॉर्म में लिए जाते हैं। तो यहाँ पे एलिमेंट किस तरीके से लेना है वो देखते हैं। तो सपोज़ मैं यहाँ से थीटा एंगल गया, थीटा एंगल जाने के बाद फर्दर एक स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, और डी थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग ये जो रिंग है यहाँ पे उसका एक छोटा सा पार्ट मिलेगा, और इस छोटे से पार्ट में जो चार्ज मिलेगा उस चार्ज को आप बोल सकते हो कि दिस चार्ज इज़ लाइक ए पॉइंट चार्ज, जिसको मैं डी क्यू बोल देता हूँ। अब ये एक पॉइंट चार्ज है, ये एक पॉइंट चार्ज है, तो फोर्स कैसे लगाते हैं, अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग, इस तरीके से फोर्सेस लगाएंगे यहाँ पर। ये इसको मैं डी एफ बोल देता हूँ, सपोज दिस फोर्स इज डी एफ। अब आप देख सकते हो कि डिफरेंट अगर आप यहाँ पे ये एलिमेंट लेते हो, अगर आप यहाँ पे एलिमेंट लेते हो तो फोर्स जो है दैट विल बी लाइक दिस, इस तरीके का फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में। यहाँ पे एलिमेंट लेते हो फोर्स बिल्कुल सीधा नीचे आ जाएगा, इधर अगर आप एलिमेंट लेते हो तो फोर्स इधर की तरफ आ जाएगा। तो यानी कि जो फोर्सेज वेक्टर हैं वो वेक्टर जो हैं हर एक के लिए अलग अलग आ रहे हैं। अब जो भी आप एलिमेंट ले रहे हो उस एलिमेंट के हिसाब से ये जो वेक्टर हैं वो बड़े अलग अलग तरीके के आ रहे हैं। अब ये जो वेक्टर हैं अलग अलग तरीके के आ रहे हैं, तो इन केसेस में हमें इस तरीके के वेक्टर में एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अगर मैं एक्स कंपोनेंट को इंटीग्रेट करूँगा तो मेरे को एक्स में नेट फोर्स मिल जाएगा, अगर मैं वाई में इंटीग्रेट करूँगा तो वाई में नेट फोर्स मिल जाएगा, और वो एक्स और वाई के अगर दोनों के फोर्सेज आ जाएंगे तो स्क्वायर करके उनको ऐड कर लेंगे तब नेट फोर्स मिलेगा। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि अगर हम कुछ सिमेट्री यहाँ पर ऑब्जर्व कर ले तो सिमेट्री से एक कंपोनेंट हमें कैंसिल होता हुआ दिख जाता है। अगर एक कंपोनेंट यहाँ पे कैंसिल हो जाए तो सिर्फ इंटीग्रेशन में एक ही कंपोनेंट को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, दूसरा कंपोनेंट नहीं लेना पड़ेगा। तो अगर थोड़ा सा यहाँ पे सिमेट्री को ऑब्जर्व किया जाए तो जैसा एलिमेंट मैंने इस साइड में ले रखा है, सपोज एक लाइन में यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ, तो इस लाइन के इधर मैंने जो एक एलिमेंट ऐसा ले रखा है, एग्जैक्टली वैसे एलिमेंट हो बहु वही एलिमेंट अगर मैं यहाँ पे ले लूँ तो ये जो एलिमेंट है ये भी उतनी ही लेंथ का होगा, उसी जगह पर होगा और वैसे ही फोर्स लगा रहा होगा डी एफ। तो अगर आप इन दोनों को देखो यहाँ पे तो डी एफ का ये कंपोनेंट एक्स के अलोंग, डी एफ का ये कंपोनेंट नेगेटिव एक्स के अलोंग, तो ये आपस में कैंसिल कर जाएंगे। और डी एफ के किस कंपोनेंट को आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो डी एफ का अगर आप कंपोनेंट वगैरह देखते हो तो ये एंगल वगैरह यहाँ थीटा बन रहे हैं इसमें, जैसे ये थीटा तो ये थीटा ये थीटा ये थीटा, तो इधर वाले कंपोनेंट डी एफ कॉस थीटा हो जाएंगे और इधर वाले जो कंपोनेंट हैं वो डी एफ साइन थीटा हो जाएंगे। तो डी एफ का जो कंपोनेंट इंटीग्रेट करने लायक है वो है डी एफ साइन थीटा। तो जो नेट फोर्स आएगा यहाँ पे एफ नेट वो डी एफ साइन थीटा को इंटीग्रेट करने से आता है। तो मैं डी एफ साइन थीटा को इंटीग्रेट करूँगा तब नेट फोर्स आएगा। पहले मैं डी एफ का एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख लेता हूँ कि डी एफ का एक्सप्रेशन क्या बनेगा इसमें। तो डी एफ बेसिकली यहाँ पे क्या है कि एक डी क्यू चार्ज और क्यू चार्ज के बीच में फोर्स, तो ये हो जाएगा के स्मॉल क्यू डी क्यू, दोनों के बीच में जो गैप है वो रेडियस के बराबर होगा, तो आर स्क्वायर हो गया यहाँ पर। ये डी क्यू की वैल्यू कितनी होगी इसमें, तो डी क्यू दिस विल बी इक्वल टू, तो टोटल चार्ज कितना है क्यू, कितने लेंथ पे ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो लेंथ है पाई आर, सरकमफेरेंस पेरीमीटर पाई आर, और किस लेंथ पे आपको फोर्स निकालना है, तो ये जो लेंथ बनेगी ये लेंथ यहाँ पे हो जाएगी आर डी थीटा, क्योंकि रेडियस आर है और जो इंक्लूडेड एंगल है इस आर का वो हो जाएगा थीटा डी थीटा, तो आर डी थीटा। तो आप इसको कैंसिल कर सकते हो, तो डी क्यू को आप यहाँ रख लो, तो डी एफ का एक्सप्रेशन मिल जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डी क्यू, और डी क्यू इज़ क्यू अपॉन पाई इंटू डी थीटा। अब आप डायरेक्टली डी एफ को इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्योंकि डी एफ का डायरेक्शन हर एक जगह पे अलग अलग है। तो डी एफ का कौन सा कंपोनेंट हमको इंटीग्रेट करके नेट फोर्स निकालना है, डी एफ साइन थीटा। तो एफ नेट में डी एफ का एक्सप्रेशन यहाँ पुट कर लेते हैं इसमें। तो जो कांस्टेंट टर्म्स है उनको मैं ऑलरेडी बाहर रखता हूँ इसमें, तो के क्यू क्यू डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर, और अंदर जो बचेगा वो होगा साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब इसमें हो सकता है कुछ लोगों को ये डाउट आ रहा हो कि डी एफ साइन थीटा इसका और डी एफ साइन थीटा इसका मिला करके हो जाना चाहिए 2 डी एफ साइन थीटा,
तो उनका सोचना भी गलत नहीं है। तो यहाँ पर अब क्या चक्कर है, आप डी एफ साइन थीटा भी लेकर के इंटीग्रेशन में आगे बढ़ सकते हो। कोई चाहे तो उसको 2 डी एफ साइन थीटा भी यहाँ पर लिख सकता है। अब यहाँ पे जब लिमिट रखोगे तब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं डी एफ साइन थीटा यहाँ पर लेकर के आगे बढ़ता जा रहा हूँ। तो मैंने सिर्फ यहाँ पर क्या किया कि इधर का फोर्स देख करके बस मैंने ये डिसाइड कर लिया कि जितने भी ये डी एफ आएंगे, यानी जितने भी डी एफ का मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं, सारे एलिमेंट्स, इन सारे एलिमेंट्स का जो भी डी एफ ऐसे ऐसे वैसे जैसे भी आता जाएगा, उन सभी का मैं कौन सा कंपोनेंट जोड़ने वाला हूँ, कौन सा कंपोनेंट इंटीग्रेट करने वाला हूँ जो डाउनवर्ड आ रहा है यहाँ पर। अगर कोई पहले से 2 डी एफ साइन थीटा लिख लेगा, ठीक है, अगर किसी ने पहले से ये लिख करके बैठ गया, तो एक तरीके से वो यहाँ पे क्या कर रहा है इसमें, वो इधर का जो आप एलिमेंट ले रहे हो, इधर का जो एलिमेंट ले रहे हो, दोनों का कंट्रीब्यूशन इकट्ठा उसने ऐड कर लिया कि इधर के एलिमेंट का डाउनवर्ड कंपोनेंट डी एफ साइन थीटा, इधर के एलिमेंट का डाउनवर्ड कंपोनेंट डी एफ साइन थीटा, दोनों को जोड़ दिया तो वो हो जाएगा 2 डी एफ साइन थीटा। तो जब वो यहाँ पर फाइनली थीटा की लिमिट्स लगाएगा, तो क्योंकि अब जैसे जैसे वो इधर का एलिमेंट लेते जा रहा है, तो वो इधर भी एलिमेंट साथ के साथ ही लेते जा रहा है और दोनों का कंट्रीब्यूशन ऐड करते जा रहा है। तो जब वो यहाँ से यहाँ तक घूमा तो उसने इधर का भी सारा कवर कर लिया। जब वो पूरा यहाँ से यहाँ तक घूम गया तो यहाँ से यहाँ तक घूमने में, यानी यहाँ तक घूमने में उसने इधर का भी साथ के साथ कवर कर लिया, क्योंकि वो 2 से मल्टीप्लाई करता जा रहा है। तो जब वो लिमिट रखेगा वो 0 से π/2 रखेगा। लेकिन यहाँ पर जो इस तरीके से कर रहा है, उसने दोनों साइड का कंट्रीब्यूशन जोड़ा नहीं है, उसने सिर्फ एलिमेंट किए हैं, उन एलिमेंट का सिर्फ वो डाउनवर्ड कंपोनेंट जोड़ता चला जा रहा है। तो उसको पूरे इस रिंग पे घूमना पड़ेगा, और कहाँ तक घूमना पड़ेगा उसको, 0 से लेकर के π तक। तो जो ये कर रहा है, उसने ये सारा जो डायग्राम बनाया इधर का उधर का, वो सिर्फ एनालिसिस के लिए बनाया। जो ये काम कर रहा है वो एनालिसिस तो किया उसने, लेकिन उसके साथ साथ उसने दोनों का कंट्रीब्यूशन भी ऐड करके लिख दिया है। इसलिए उसको सिर्फ आधे रिंग पे घूमने की ज़रूरत है, इसको पूरे रिंग पे घूमने की ज़रूरत है, क्योंकि उसने दोनों साइड का कंट्रीब्यूशन जोड़ा नहीं है। तो यहाँ पर अगर कोई करेगा तो वो 0 से π करेगा इसको। तो कैसे भी कर लें, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो KQQ डिवाइड बाई πr²। साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कॉस थीटा होता है, 0 से π। माइनस को मैं बाहर निकाल देता हूँ, तो माइनस KQQ डिवाइड बाई πr²। कॉस पाई माइनस कॉस 0, तो कॉस पाई -1 हो जाता है, कॉस 0 1 हो जाता है, तो -2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो फाइनली आंसर आ जाएगा यहाँ पे 2KQQ डिवाइड बाई πr²। डायरेक्शन किधर आ रहा है, यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। कोई अगर इस तरीके से बढ़ा होगा तो उसका 2 पहले ही बाहर आ चुका होगा, 2KQQ डिवाइड बाई πr², और उसका इंटीग्रेशन में अब यहाँ पे साइन थीटा डी थीटा 0 से π/2 रहा। उसको जब वो इंटीग्रेट करेगा, तो इंटीग्रेट करने के बाद में यहाँ पे माइनस कॉस थीटा हो जाएगा 0 से π/2। माइनस अगर बाहर निकाल लिया जाए तो कॉस π/2 0 हो जाता है, और ये 1, तो +1 आएगा सिर्फ। तो +1 से इसको मल्टीप्लाई करेगा तो वही 2KQQ डिवाइड बाई πr², तो वही आंसर मिलेगा। लेकिन बस जो यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखने का तरीका है वो चेंज हो जाएगा, लिमिट्स उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे चेंज हो जाएंगे, इसका ध्यान रखना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। सपोज एक रिंग है, इस रिंग पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है कैपिटल Q, रेडियस इसकी R है, और इसके सेंटर पे एक पॉइंट चार्ज रखा गया स्मॉल q। तो पॉइंट चार्ज को जब यहाँ पर रखा गया तो उस पर फोर्स कैलकुलेट करना है। इसके बाद के पार्ट्स हम बाद में देखते हैं, तो पहले इस स्मॉल q चार्ज पे हम फोर्स देख लेते हैं कि फोर्स कितना लगेगा। तो स्मॉल q चार्ज पे फोर्स देखना है, तो इसके लिए मैं एक डायग्राम यहाँ बना लेता हूँ। तो क्योंकि जो रिंग पे चार्ज है वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, अगर एक डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है तो आपको इसके टुकड़े कर करके देखने पड़ेंगे। और यहाँ पर अगर मान लीजिए कि मैं एक एलिमेंट सपोज़ यहाँ पे लेता हूँ, ये छोटा सा एलिमेंट मैंने यहाँ पर इस रिंग पे लिया है, तो इस रिंग की वजह से इस पर एक रिपल्शन का फोर्स लगेगा रिंग के इस एलिमेंट की वजह से, और वो इधर की तरफ लगेगा, DF बोल सकते हैं इसको। सपोज़ एक दूसरा एलिमेंट में लेता हूँ जो कि जस्ट इसके अपोजिट है, या ऐसा कह लीजिए कि डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट मैंने यहाँ पर लिया है, तो इसकी वजह से जो इस पर फोर्स लगेगा ऑब्वियसली कि उतना ही लगेगा। दोनों एलिमेंट यहाँ पे दोनों चार्ज बिल्कुल एक जैसे थे, DQ टाइप के चार्ज थे, दोनों ने बराबर बराबर फोर्स लगाया, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगाया, तो इन दोनों का जो फोर्स है वो तो कैंसिल हो गया इस पर। इसी तरीके से आप बाकी के डायमीटर्स ले लेके दिखा सकते हो। एक डायमीटर अगर मैंने ऐसे ले लिया, ये चार्ज इस तरीके से ले लिया, तो इनके जो फोर्सेज होंगे ये फोर्सेज भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये प्रूफ किया जा सकता है कि जो यहाँ पर ये रिंग है, इस रिंग की वजह से सेंटर पे जो चार्ज रखा है उस पर जो नेट फोर्स लगेगा वो नेट फोर्स 0 होगा। तो पहले पार्ट का जो आंसर है नेट फोर्स इज इक्वल टू 0।
इसको आप इस तरीके से बोल सकते हो कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि अगर कोई रेगुलर पॉलीगन होता है और रेगुलर पॉलीगन के अगर वर्टेक्स पे इक्वल इक्वल चार्जेस अगर डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, इक्वल इक्वल चार्जेस अगर होते हैं, तो सेंटर पे अगर कोई चार्ज रखा होता है तो नेट फोर्स 0 लगता है। तो ये जो रिंग है, रिंग एक बड़ा स्पेशल केस है रेगुलर पॉलीगन का। रिंग या जो सर्किल है ये भी रेगुलर पॉलीगन है। अगर आप पॉलीगन के नंबर ऑफ साइड्स को बढ़ाते जाओ तो जो आप साइड बहुत ज़्यादा करते चले जाओगे तो ऑलमोस्ट एक तरीके से वो सर्किल सर्किल जैसा कुछ कुछ शेप लेना स्टार्ट कर देगा। तो रिंग सर्किल इज़ अ रेगुलर पॉलीगन विद नंबर ऑफ साइड्स इनफिनिट। एक ऐसा रेगुलर पॉलीगन जिसमें नंबर ऑफ साइड्स अगर इनफाइनाइट हो जाए तो वो सर्किल बन जाता है। तो सर्किल भी एक रेगुलर पॉलीगन का ही केस है और वहाँ से भी हम बोल सकते हैं कि जो नेट फोर्स लगेगा वो 0 लगेगा। जितना फोर्स इस पॉइंट चार्ज पे लग रहा है उतना ही फोर्स इस रिंग पे भी लगेगा। अगर आप रिंग पे देखो, अगर मैं रिंग पे फोर्सेस दिखाऊं तो इन फोर्सेस को रिंग पे भी दिखाया जा सकता है। तो रिंग पे फोर्सेस कैसे लग रहे होंगे, वही डायमेट्रिकल अपोजिट ले लो। इस क्यू की वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में होगा और इस पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे अगर एलिमेंट लेते हो तो इस पे फोर्स ऐसे लगेगा, नीचे पे ऐसे फोर्स लगेगा। यहाँ पर इसमें आप देख सकते हो कि जो भी फोर्सेस यहाँ पर लग रहे हैं वो रेडियली आउटवर्ड लग रहे हैं रिंग के ऊपर। अगर मैं रिंग पे फोर्सेस दिखाऊं और ये सारे फोर्सेस कैंसिल होंगे तो ऑन रिंग रेडियली आउटवर्ड फोर्सेस हैं और वो भी कैंसिल होंगे। तो नेट फोर्स चाहे आप रिंग पे कैलकुलेट करो या रिंग का इस चार्ज पे कैलकुलेट करो, न्यूटन्स थर्ड लॉ, दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट आने चाहिए। तो नेट फोर्स यहाँ पर 0 है इसमें। अब इस क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है कि इंक्रीज इन टेंशन इन रिंग आफ्टर क्यू इज केप्ट। जब इस चार्ज क्यू को यहाँ पर इसमें रख दिया जाता है तो उसके बाद में रिंग में टेंशन कितनी बढ़ जाती है, इंक्रीज इन टेंशन बताना है। और उसके साथ साथ ये जो रिंग की रेडियस है उसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ, कितना इंक्रीज हो गया रिंग की रेडियस में, ये हमें कैलकुलेट करना है इसमें। तो अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने डायग्राम बनाया था उस डायग्राम को अगर आप यहाँ पर इसमें देखो तो डायग्राम मैंने रिंग के लिए बनाया था। ये डायग्राम रिंग पर अगर आप देखो तो बाहर की तरफ यहाँ फोर्सेज लग रहे हैं और ये जो फोर्सेज अगर बाहर की तरफ यहाँ पर अगर ऐसे लग रहे हैं तो रिंग को ये बाहर की तरफ एक तरीके से स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर की तरफ खींच रहे हैं एक तरीके से। और जब भी ऐसे खींचा जाता है तो एक टेंशन क्रिएट होती है और ये टेंशन किसके वजह से क्रिएट हो रही है, क्योंकि मैंने इसको यहाँ पर रखा है। जब मैंने इसको यहाँ नहीं भी रखा था, क्योंकि इसमें लैंग्वेज में एक इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर ये है कि इंक्रीज इन टेंशन इन रिंग आफ्टर क्यू इज केप्ट। क्यू के रखने के बाद में इंक्रीज कितना हुआ टेंशन में बताना है। इसका मतलब पहले से टेंशन थी और पहले से टेंशन थी तो क्यों थी। अगर आप इस रिंग को यहाँ पर ऐसे रखो तो क्या हो रहा है कि जैसे ये जो चार्जेस हैं रिंग पे, जो चार्जेस है वो भी आपस में दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे होंगे। ये जो चार्जेस हैं ये भी दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं और ये सारे फोर्सेस भी कुछ बाहर की तरफ ही आ रहे हैं। तो बाहर की तरफ ये जो फोर्सेस आ रहे हैं इसकी वजह से ऑलरेडी जो रिंग थी वो टेंशन में थी यहाँ पर पहले से, लेकिन इसने आकर के थोड़ा टेंशन और बढ़ा दिया है क्योंकि अब और बाहर की तरफ रिंग के ऊपर फोर्सेज आने लग गए, रेडियली आउटवर्ड फोर्सेज यहाँ पर एक्स्ट्रा आने लग गए। उन एक्स्ट्रा फोर्सेज की वजह से थोड़ी टेंशन पहले से और बढ़ गई है। तो हमें सिर्फ वही टेंशन निकालनी है जो बढ़ी हुई टेंशन है इस चार्ज के रखने के बाद में यहाँ पर। तो वो टेंशन किस तरीके से कैलकुलेट यहाँ पे की जाएगी उसको यहाँ पे देखते हैं फर्दर। तो मुझे कैलकुलेट करना है टेंशन इन दिस रिंग। तो मैं अलग से एक बार वापस इसका फ्री बॉडी डायग्राम, इसका डायग्राम बनाता हूँ, फिर फ्री बॉडी डायग्राम्स वगैरह बनाएंगे इसके। जब भी आपको टेंशन कैलकुलेट करना हो तो टेंशन कैलकुलेट करने के लिए मुझे बॉडी को कट करना पड़ेगा और कट करके उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। और इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो 11th में भी कई बार आते हैं रिंग में टेंशन वगैरह कैलकुलेट करने के। तो रिंग में टेंशन कैलकुलेट करने के लिए भी हमें यहाँ पर अल्टीमेटली वही काम करना पड़ेगा कि इसमें एक कट लगाना पड़ेगा, इसमें एक एलिमेंट कट करना पड़ेगा। बिना एलिमेंट कट किए आप टेंशन नहीं दिखा सकते हो। जैसे मान लीजिए एक रॉड वगैरह है सिंपल सा, अगर यहाँ पे इस पर अगर दोनों साइड से अगर ये फोर्सेस आप लगाते हो और कहीं अगर बीच में टेंशन वगैरह अगर दिखाना हो पूछा जाए तो उसके इसमें आपको एलिमेंट कट करने पड़ेंगे, तब जाकर के आप टेंशन दिखा सकते हो कि इधर ऐसे टेंशन लग रहा है, ये फोर्स इस तरीके से। तो बिना कट किए आप टेंशन वगैरह नहीं दिखा सकते किसी भी रॉड में, स्ट्रिंग जो भी है। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा एलिमेंट इस पर कंसिडर किया, ठीक है, बहुत छोटा सा एलिमेंट एक यहाँ पे लिया है जो कितना एंगल सबटेंड कर रहे हैं यहाँ पे डी थीटा। अब आप ध्यान रखो कि जो रिंग है वो इक्विलिब्रियम में, रिंग कहीं जा नहीं रही है। रिंग पे जो नेट फोर्सेज हैं वो नेट फोर्सेज यहाँ पर 0 हैं। तो हम इक्विलिब्रियम यहाँ पर देखते हुए इस पर इक्वेशन वगैरह लिखेंगे। तो मैंने एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे लिया है, इस एलिमेंट को कट करके मैं अलग से दिखा रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम आसानी से बना पाएँ।
तो वो छोटा सा एलिमेंट है, लेकिन डायग्राम की क्लैरिटी के लिए जस्ट इसको बड़ा करके यहाँ पे दिखाया जा रहा है, और इसमें मैं इसका क्रॉस सेक्शन भी एक तरीके से रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ। टेंशन कैसे लगती है, टेंशन का डायरेक्शन क्या होता है, तो टेंशन हमेशा अलोंग द स्ट्रिंग होती है और खींचने वाली होती है। टेंशन कभी बॉडी की तरफ नहीं हो सकती, अगर बॉडी की तरफ होगी तो बॉडी कंप्रेस करेगी। तो टेंशन हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में आप बोल सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा घूमता हुआ है। ये सीधी सीधी चीज़ें होती हैं तो उसमें सीधी सीधी टेंशन दिखाई दे जाती है। अगर कुछ इस तरीके का है तो उसमें टेंशन, यहाँ पर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे। जैसे मान लीजिए अगर दो दीवारों के बीच में अगर स्ट्रिंग को यहाँ पर ऐसा लटका दिया जाए, यहाँ पर टेंशन का डायरेक्शन आपसे पूछा जाए, तो टेंशन जो होगा वो इस टेंजेंट के डायरेक्शन में होगा। अगर आप ऊपर वाले हिस्से का डायग्राम बनाते हो तो टेंशन आप ऐसे दिखा दोगे, अगर आप नीचे वाले हिस्से का डायग्राम बनाते हो तो टेंशन आप ऐसे दिखा दोगे। टेंशन हमेशा खींचने के डायरेक्शन में होता है, पुल करने के डायरेक्शन में होता है। तो टेंशन यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ गया। टेंशन थ्रू आउट पूरे रिंग में हम यहाँ पर इक्वली मान के चल रहे हैं, टेंशन हर जगह पे इक्वल है पूरे रिंग के अंदर। ये जो एंगल हमने लिया था यहाँ पे, वो एंगल लिया गया था डी थीटा, तो स्मॉल एंगल लिया गया था। अब आप देख सकते हो कि इस छोटे से पार्ट के ऊपर जो हमने यहाँ पे लिया है, इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दोनों के बीच में आपस में लग रहा है। तो ये जो चार्ज है और जो चार्ज सेंटर पर रखा है, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को मैं अब इस डायग्राम में भी दिखा रहा हूँ। तो दिस इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, DFE से आप रिप्रेजेंट करना चाहो तो कर सकते हो छोटे से एलिमेंट के लिए। अब ये जो DFE जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है इस चार्ज में, और जो चार्ज यहाँ पर ये जो चार्ज है इस लेंथ के ऊपर, इसको बैलेंस कौन कर रहा है? अल्टीमेटली फोर्सेस बैलेंस होनी चाहिए, तो इसको बैलेंस कौन कर रहा है यहाँ पे? तो टेंशन के आप देखोगे कि कंपोनेंट्स आएंगे। आप इसको सिमेट्रिकली दो पार्ट में डिवाइड कर लो, ये डी थीटा बाई 2 हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा डी थीटा बाई 2, ये 90 माइनस डी थीटा बाई 2, और यहाँ पर ये डी थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो टेंशन के जो हॉरिजॉन्टल टाइप के कंपोनेंट है वो टी कॉस डी थीटा बाई 2 हो जाएंगे, और ये वर्टिकल टाइप के कंपोनेंट टी साइन डी थीटा बाई 2। बेसिकली ये रेडियल डायरेक्शन कंपोनेंट है, टी साइन डी थीटा बाई 2, रेडियल इनवर्ड्स, तो टी साइन डी थीटा बाई 2 एंड टी कॉस डी थीटा बाई 2। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि जो ये टी कॉस डी थीटा बाई 2 है, ये टेंजेंशियल कंपोनेंट्स हैं बेसिकली, टी कॉस डी थीटा बाई 2 इस डायग्राम में ऐसे दिख रहे हैं। ये आपस में कैंसिल कर रहे हैं, और जो रेडियल इनवर्ड कंपोनेंट है वो इस आउटवर्ड फोर्स जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इन दोनों के बीच का, उसको बैलेंस कर रहा है। तो सिंपली आप लिख सकते हो 2t साइन डी थीटा बाई 2, दिस इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये होगा कितना? k स्मॉल q, और इस पर चार्ज कितना होगा तो उसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ। टोटल चार्ज यहाँ पे था कैपिटल Q, कितने लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड था? 2πr लेंथ पे। हमें कितने लेंथ पे चाहिए? r d थीटा। तो k q1 और ये पूरा q2 है, तो टोटल चार्ज डिवाइड बाय लेंथ, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी हो जाएगी, और उतने लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया जितने लेंथ पे मेरे को चाहिए यहाँ पे चार्ज, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो रेडियस के बराबर है, तो ये r² हो गया। आप यहाँ से ये r और ये r कैंसिल कर लो, तो मैं अब यहाँ पर डायरेक्टली इसको लिखने जा रहा हूँ k q q d थीटा डिवाइडेड बाई 2πr² बन जाएगा फ्री। अब इसमें साइन थीटा में जो थीटा है वो काफ़ी स्मॉल है, तो आप साइन थीटा को थीटा लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा 2t d थीटा बाई 2, तो k q q d थीटा 2πr²। अब देखोगे कुछ कैंसिलेशंस होंगे, 2 कैंसिल हो गया, d थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो टेंशन का आंसर होगा k q q डिवाइड बाई 2πr²। और बेसिकली जो टेंशन हमने कैलकुलेट किया ये एक्चुअल टेंशन नहीं है, ये टेंशन हमने, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस थे, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को बैलेंस करने के काम में जो टेंशन आ रहा है वो टेंशन कैलकुलेट किया है। ऑलरेडी जो टेंशन था वो कैलकुलेट नहीं किया हमने इसके अंदर, जो टेंशन इंक्रीज हुआ है वो टेंशन कैलकुलेट किया गया है, इसीलिए हमने इन फोर्सेस को ही दिखाया है जो इस पॉइंट चार्ज और रिंग के बीच में लग रहे हैं। इसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये दिया गया है कि क्योंकि बाहर की तरफ यहाँ पे सारे फोर्सेस लग रहे हैं, हम अभी जो डायग्राम बनाया गया था उसमें दिखाया गया था कि सारे फोर्सेस बाहर की तरफ लग रहे हैं, और ये जो आउटवर्ड फोर्सेस लग रहे हैं वो रिंग को थोड़ा सा एक्सपेंड कर देंगे, उसके रेडियस जो है वो बढ़ जाएगी यहाँ पे। तो रेडियस अब कितने अमाउंट से बढ़ जाएगी वो हमें यहाँ पर इसमें कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने से पहले आपको यंग्स मॉडुलस के या जो इलास्टिसिटी में हम पढ़ते हैं वो फॉर्मूलाज याद होंगे। स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई इंटू स्ट्रेन। तो इसमें जनरली इस तरह की एक रॉड के लिए ये एक्सप्रेशंस हम लिखते थे कि ये नॉर्मल स्ट्रेस लगेगा इसके ऊपर, क्योंकि सर जो क्रॉस सेक्शन उसके परपेंडिकुलर है यहाँ पर ये, तो नॉर्मल स्ट्रेस हो जाएगा F/A वाई, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अगर L लेंथ है और उसमें चेंज डेल्टा L का हो गया तो डेल्टा L/L लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया, यानी कि लेंथ के लॉन्ग। यहाँ पर भी आप देखोगे कि इसकी जो लेंथ है यहाँ पर, वो लेंथ यहाँ पर एक तरीके से सरकमफेरेंस इसका चेंज हो जाएगा। अगर रेडियस चेंज होगी तो सरकमफेरेंस चेंज हो जाएगा।
तो सरकमफेरेंस का मतलब है जो लेंथ है वो चेंज हो गई इसकी, तो आप लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोल सकते हो। और टेंशन जो लग रहा है वो एक तरीके से जो क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर ही लग रहा होगा। मैं थोड़ा और बड़ा डायग्राम इसका बना देता हूँ, तो थोड़ा और लार्ज स्केल का डायग्राम यहाँ पर इसका। तो टेंशन इज एक्टिंग लाइक दिस। तो टेंशन एक तरीके से परपेंडिकुलर टू द सरफेस ही है यहाँ पर, ये वह परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, तो नॉर्मल स्ट्रेस का काम कर रही है यहाँ पर। और बस वो जो टेंशन है वो जैसे जैसे घूमता जा रहा है वैसे वैसे घूमते जा रहा है। तो जैसे यहाँ पे जो फोर्सेज या टेंशन है वो अलोंग द लेंथ है, वैसे यहाँ पर भी अलोंग द लेंथ है, बस वो लेंथ यहाँ पर अपने आप ही घूमता जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली घूमते जा रहे हैं। तो नॉर्मल स्ट्रेसेज हैं यहाँ पर, और जो स्ट्रेन है वो लॉन्गिट्यूडनल ही है, लेंथ के अलोंग। ठीक है, लेंथ वेरी कर रही है इसके अंदर। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे, स्ट्रेस टी अपॉन, अब ये जो एरिया है वो एरिया उठाना पड़ेगा आपको। तो ये एरिया कितना हो जाएगा, तो हमें जो इसका रेडियस दिया गया है क्वेश्चन के अंदर वो दिया गया ए, क्रॉस सेक्शन रेडियस इज ए, तो ये हो जाएगा पाई ए स्क्वायर। ये हो गया स्ट्रेस, स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस स्ट्रेन। तो स्ट्रेन लेंथ में चेंज, तो 2 पाई डेल्टा आर, ये सरकमफेरेंस में चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल सरकमफेरेंस 2 पाई आर। ये 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आप डेल्टा आर कैलकुलेट कर पाओगे। डेल्टा आर इज़, तो टी की जगह मैं टी की वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो के क्यू क्यू 2 पाई आर स्क्वायर, ये टी टेंशन की वैल्यू है। नीचे पहले पाई ए स्क्वायर भी आ रहा था, फिर उसके बाद में ये आर ऊपर चला गया और वाई नीचे आ गया। थोड़ी सी कैलकुलेशन और कर लेते हैं इसमें, तो एक आर कैंसिल हो जाएगा, पाई स्क्वायर आ जाएगा, तो के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय 2 पाई स्क्वायर आर ए स्क्वायर वाई। तो ये हो जाएगा रेडियस में चेंज का आंसर।